क्रम, सपने, सफ़र, प्रेरणा, नंदा और स्कूटी वाली लड़की। पहली कहानी, सपने। अनीशा को रात भर नींद नहीं आई। आती कैसे? अगली ही सुबह वो अपने चचा जान के साथ पहली बार कश्मीर छोड़कर, अपने अम्मी अब्बू को छोड़कर और इन पहाड़ों को छोड़कर 1 साल के लिए अपना डॉक्टर बनने का सपना लिए कोटा जो जाने वाली थी। अनीशा बेटा उठ जाओ, ट्रेन का समय हो गया है, तुम्हारे चचा जान भी आ गए। अनीशा को माँ ने धीरे से जगाने की कोशिश की। दरवाज़ा खोलते हुए अनीशा नखरीले अंदाज में माँ से कहती है, माँ मैं सो कहाँ पाई, मेरे पेट में तो कल से तितलियाँ नाच रही है। अच्छा अब सुबह सुबह गप्पे मारना बंद करो और जल्दी से तैयार हो जाओ, कहकर अनीशा की अम्मी अनीशा के सिर पर प्यार से हाथ फेरकर कमरे से निकल गई। अनीशा शीशे के सामने खड़े होकर बेमन से अपने बालों को कंघी करने लगी और फिर खिड़की से सामने पहाड़ों को देखकर उसकी आंखें नम हो गई। थोड़ी देर वहाँ खड़े रहने के बाद मुड़कर शीशे के पास खड़ी हो गई और खुद को शीशे में देखकर कहा, अब तो डॉक्टर बनकर ही लौटूंगी। कहते कहते अनीशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। खुद से किए गए वादे हमेशा खास होते हैं। अनीशा ने एक बार अपने कमरे के एक एक कोने को देखने के बाद धीरे से दरवाज़ा बंद किया। अम्मी मैं रेडी हूँ, और हाँ अभी मुझे भूख नहीं है, तो प्लीज़ ब्रेकफास्ट के लिए मुझे सुबह 5 बजे फोर्स मत करना। मैं पराठा पैक करके बैग में रख लूँगी और बाद में खा लूँगी। अनीशा ने नखरीले अंदाज में माँ से कहा, फ़ोन करती रहना। ये कहते कहते अनीशा की अम्मी की आवाज़ धीमी पड़ गई और गला भारी हो गया। और अपना ख्याल रखना। अनीशा अपनी अम्मी की ओर देखने लगी। आंखों से टपकते आंसुओं को पोंछते हुए सिर हिलाते हुए कहा, अनीशा जल्दी से बैग पकड़कर बाहर निकल गई और रोती हुई भारी गले से अपने चचा जान इमरान से बोली, चचा जान चलिए। अपने घर से दूर जाते हुए अनीशा ने अपने घर और पहाड़ों को देर तक निहारा। अनीशा कश्मीर से कोटा के सफ़र में खुद से हज़ारों सवाल करने लगी। कैसा होगा नया शहर? वहाँ के लोग कैसे होंगे? मेरा पीजी, वहाँ न जाने कहाँ कहाँ से लोग आएंगे। कितना कंपटीशन होगा। पता नहीं पीजी में रूममेट कैसी मिलेगी। नए शहर में मैं रास्ते कैसे याद रखूँगी? कहीं भूल गई तो? फिर खुद से कहती है, नहीं भूलती तो नहीं मैं, बस एक बार पहुँच जाऊँ फिर अच्छे से देखकर सब याद कर लूँगी। इसी नर्वसनेस और एक्साइटमेंट के बीच रात 11 बजे कोटा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी। अरे चाचा जान आप चलिए, ये छोटा वाला बैग मैं उठा लूँगी। जोश भरी आवाज़ में अनीशा इमरान के हाथ से बैग ले लेती है। स्टेशन से निकलकर अनीशा और इमरान ऑटो से गए। रास्ते में अनीशा अपनी बड़ी बड़ी सपनों से भरी आंखों से शहर को निहारते हुए खुद से कहती है, थोड़ा मुश्किल तो होने वाली है यहाँ, लेकिन मैं मैनेज कर लूँगी। इमरान ने ऑटो से बाहर देखकर रुमाल से अपना पसीना पोंछते हुए कहा, रात में भी इतनी गर्मी, दिन में क्या हालत होती होगी इस शहर की? अनीशा झट से कहती है, शायद इसीलिए कश्मीर को जन्नत कहते हैं। ऑटो वाला बहुत खुश होकर कहता है, अरे आप कश्मीर से आए हैं? क्या बात है, खूबसूरत वादियों से। आपको गर्मी लगना लाजमी है साहब, हमें तो आदत हो गई है इस गर्मी की। कश्मीर से कोटा कैसे आना हुआ साहब? इमरान गर्व से कहता है, बस समझो इस नन्ही बिटिया के सपने कोटा ले आए। ऑटो वाले ने इज्जत से इमरान की तरफ देखकर कहा, बच्चों के लिए ही तो माँ बाप दिन रात एक कर देते हैं साहब। इमरान अनीशा की ओर मुड़कर कहता है। इमरान गहरी सांस लेकर कहता है, चलो तुम भी एसी और पंखे की आदत डाल लेना, पढ़ाई के लिए एनर्जी बचा कर रखना। उम्मीद है पीजी में खाना अच्छा ही होगा। होटल पहुंचते ही इमरान की आंख लग जाती है और अनीशा उनके खर्राटों को बैकग्राउंड में रखकर फिर से अपने सपनों में खो जाती है। सुबह होटल से चेकआउट करके अनीशा और उसके चचा जान सीधे कोचिंग इंस्टीट्यूट से पीजी में सामान सेट करने आ जाते हैं।
इमरान ने आसपास किताबें हाथ में लेकर बैठी लड़कियों को देखकर अनीशा से कहा, यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा लगता है। अनीशा हल्की सी मुस्कान में जवाब देती है, आपकी ट्रेन 10 बजे है ना? अनीशा ने अपना बैग अलमारी में रखते हुए इमरान से पूछा। हाँ चलो, जल्दी से सामान रखकर पास वाली कैंटीन से कुछ डिनर कर लेते हैं। तुम पीजी आ जाना, वहीं से मैं निकल लूँगा। सही आइडिया है। अनीशा बैग रखकर इमरान के साथ डिनर करने निकल गई। डिनर के बाद इमरान ने अनीशा के सर पर हाथ रखते हुए कहा, ख्याल रखना अपना, मैं अब घर पहुंचकर ही कॉल करूँगा। अनीशा अब खामोश खड़ी थी, खुद को रोकने की कोशिश करती है लेकिन उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। दोनों थोड़ी देर खामोश खड़े रहते हैं। इमरान ने अपने पॉकेट से पैसे निकालकर अनीशा को दिए और उससे कहा, यहाँ बहुत गर्मी है, हम लोगों को आदत नहीं है ना, इसलिए खूब पानी पीती रहना और खाने पीने का ख्याल रखना। अब मैं निकलता हूँ। दोनों गले मिलकर अपने अपने रास्ते निकल गए। अनीशा इमरान के जाने के साथ ही पीजी लौट आई। दरवाज़ा खोलती है तो रूम में बेड पर हेडफोन लगाकर बैठी लड़की ने अनीशा को देखकर कहा, यू मस्ट बी अनीशा। अनीशा ने मुस्कुराकर सर हिलाते हुए कहा, आई एम रश्मि, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। तुम कहाँ से हो? कश्मीर से। अनीशा ने हैंडशेक करते हुए कहा, अरे वाह, तो आप कश्मीर की हंसी वादियों से यहाँ आई हैं। डॉक्टर बनने का प्लान है? हाँ, डॉक्टर तो बनना ही है, एक ही तो सपना है, इसलिए पहाड़ छोड़कर मीलों दूर आई हूँ। और तुम? अनीशा ने क्यूरियस होकर रश्मि से पूछा। मैं भी मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मेरे मम्मी पापा दोनों चंडीगढ़ में डॉक्टर हैं। उन्हें लगता है कि उन लोगों के प्रोफेशन में होने की वजह से मेरे लिए भी डॉक्टर बनना आसान हो जाएगा। सो हियर आई एम। वाओ, कितना अच्छा लगता होगा ना, तुम्हारे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं? अनीशा ने क्यूरियस होकर पूछा। हाँ, मतलब अच्छा ही लगता है। रश्मि आराम से अनीशा की क्यूरियोसिटी को समझे बिना जवाब देती है। अनीशा के लिए एक लेडी डॉक्टर को अपने गांव में इमेजिन करना बहुत बड़ी बात थी। मन ही मन उसने खुद से कहा, अनीशा बेटा, तुम्हारा रास्ता बहुत लंबा है अभी। और रश्मि को स्माइल देकर अपना सामान सेट करने लग गई। इतने में रश्मि ने उससे कानों में हेडफोन्स लगाते हुए कहा, मैं थोड़ा देर से सोती हूँ और मुझे लाइट्स ऑन चाहिए होती है, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। हाँ। अनीशा ने सिर हिलाते हुए रश्मि को स्माइल दी। शुरू में अनीशा को एडजस्ट करने में दिक्कत आई, लेकिन फिर उसने सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया और अपना टाइम टेबल सेट कर दिया। अब अनीशा ने कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने आने और आसपास के रास्ते रट लिए थे। धीरे धीरे अम्मी अब्बू से 10 मिनट होने वाली बात 2 मिनट में होने लगी थी, क्योंकि पूरा ध्यान टाइम टेबल को फॉलो करने और अपने सपने के और करीब जाने में था। अनीशा और रश्मि अलग अलग इंस्टीट्यूट में कोचिंग के लिए जाते थे, लेकिन घर आकर चाय की चुस्की लेते। गैलरी में पूरे दिन क्या क्या नया सीखा, कोचिंग सेंटर में बच्चे कैसे हैं, ये सब डिस्कस करते। जहाँ रश्मि को कोटा कुछ चंडीगढ़ जैसा लगता, वहीं दूसरी ओर अनीशा कहती, यार ज़मीन आसमान का फ़र्क है कश्मीर और कोटा में। दोनों इस नए शहर के दोस्त बन गए थे और दोनों ने इस शहर से भी दोस्ती कर ली थी। अनीशा हमेशा फ़ोन पर माँ से कहती, माँ ऐसा लगता है मैं एक अलग दुनिया में आ गई हूँ। यहाँ मुझे सड़क पर, ऑटो में, बस स्टॉप पर, हर जगह अपने सपनों के पीछे भागती अपने जैसी हज़ारों लड़कियाँ दिखती हैं। ऐसा कश्मीर में कब होगा माँ? और माँ हर बार एक ही जवाब देती, अब ये सब तेरे डॉक्टर बनने के बाद ही होगा। इस बात पर दोनों खिलखिलाकर हंसते। एक संडे की दोपहर को अनीशा और रश्मि गैलरी में बैठकर चाय की चुस्कियाँ ले रही थी। रश्मि अनीशा से पूछती है, घर में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा याद आती है? अनीशा ने चाय के कप को थोड़ा कसकर पकड़कर गैलरी की ओर झुककर कहा, सच कहूँ तो मुझे पहाड़ याद आते हैं। मैं जब भी उदास या नर्वस होती तो हमेशा अपनी खिड़की के सामने उन पहाड़ों को देखती थी, जो हर मौसम के बाद भी बिल्कुल निडर खड़े रहते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन वो पहाड़ मुझे बहुत हिम्मत देते हैं। गहरी सांस लेकर फिर झट से अपना टोन बदलकर अनीशा रश्मि से पूछती है, तुम किस चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस करती हो? मुझे तो अपने दोस्त का छोटा सा स्टूडियो याद आता है, जहाँ हमने कितनी धुन बनाने की कोशिशें की। मैं उस स्टूडियो में गाना मिस करती हूँ। कहते कहते रश्मि के चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई। अनीशा ने एक्साइटेड होकर पूछा,
छुपी रुस्तम गाना गाती है, मतलब सिंगिंग तुम्हारी हॉबी है? रश्मि ने अपनी कुर्सी थोड़ा आगे खिसकाकर कहा, हॉबी नहीं लाइफ है। तुम्हें क्या लगा मैं रात रात भर हेडफोन लगाकर यूं ही उल्लू की तरह जागती हूँ? बोलते बोलते रश्मि हंसने लगी। अनीशा ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, तो मतलब तुमने संगीत सीखा है? 5 साल की थी तब से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगले महीने हमारे एग्ज़ाम के ठीक 1 दिन बाद मैं यहाँ के FM रेडियो के लिए जिंगल रिकॉर्ड करने वाली हूँ। वाओ, लेकिन ये सब कब हुआ? अनीशा ने थोड़ा क्यूरियस होकर पूछा। बस यूं समझ लो कि मैं भी उन हजारों लड़कियों में से हूँ जो इस शहर में अपने सपनों की उड़ान भरने आई हैं। हर संडे को अलग अलग रेडियो स्टेशन में जाकर कोशिश करती हूँ लोगों को अपना काम दिखाऊं। एंड फाइनली 1 साल बाद ये जिंगल हाथ लगा। अनीशा ने रश्मि को कंग्रेचुलेट किया और फिर कमरे में आकर दोनों पढ़ाई में बिजी हो गई। रात को हमेशा की तरह अनीशा जल्दी सो गई और रश्मि कानों में हेडफोन लगाकर अपनी दुनिया में मस्त हो गई। आने वाला महीना इन दोनों के लिए फ्यूचर डिसाइड करने वाला था। दोनों जमकर मेहनत करती, एक दूसरे से अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कशन करती और फिर वो दिन आया जहां इन दोनों का फ्यूचर डिसाइड होने वाला था। शाम को बातचीत करते हुए अनीशा रश्मि से कहती है, मुझे कोटा बहुत याद आएगा। पूरे देश से लोग सपने लेकर यहाँ आते हैं। कोटा की हवा में ही कंपटीशन है। तुम्हारा कंपटीशन किससे है? रश्मि ने अनीशा को चिढ़ाते हुए पूछा। खुद से। तुम्हें अजीब लगेगा लेकिन मैं अपने खानदान और एरिया की पहली डॉक्टर बनूंगी। आसपास लेडी डॉक्टर को देखने के लिए हमारी आंखें तरस जाती है। अनीशा ने थोड़ी गंभीरता से जवाब दिया। रश्मि ने अनीशा को थम्स अप करते हुए कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि तू ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेगी। उस दिन पढ़ाई के साथ दोनों दोस्तों ने काफ़ी बातें की। दोनों को पता था कि अब उन दोनों के रास्ते कल से अलग होने वाले हैं। एग्ज़ाम की नर्वसनेस और एक्साइटमेंट के बीच दोनों को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह 4 बजे अनीशा की नींद खुलती है और वो रश्मि को भी जगा देती है। दोनों रेडी होकर एक दूसरे को ऑल द बेस्ट कहकर एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। एग्ज़ाम के साथ ही नर्वसनेस और एक्साइटमेंट खत्म हो गई। दोनों दोस्त पीजी पहुंचकर एक दूसरे के पेपर के बारे में बात करने लगे और फिर शाम को मोमोज खाने का प्लान बना। उस दिन दोनों देर रात सड़क पर वॉक पर निकल गई। कुछ देर सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा पसर गया था। फिर रश्मि ने थोड़ा रुककर अनीशा से कहा, यू नो हम दोनों एक से हैं। हम दोनों को जुनून करीब लाया है। तुम्हारा 4 बजे उठना या फिर मेरा देर रात तक जागना और संडे को रेडियो स्टेशन के चक्कर काटना, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं था। जब सपने जुनून बन जाते हैं तो हम हर कीमत चुकाने को तैयार हो जाते हैं, या फिर यूं कहें कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है आप में और आपके अंदर सपने को पूरा करने के जुनून में। अनीशा रश्मि को गौर से सुन रही थी और उसकी कही हर बात में हामी भर रही थी। पीजी पहुंचकर दोनों ने अनीशा का सामान पैक किया और रश्मि की कुछ कॉम्पोजिशन सुनते सुनते सो गए। अगली सुबह रश्मि के लिए एक नई सुबह थी, उम्मीद से भरी, और आज भी हमेशा की तरह अनीशा ने उसे जगाया। दोनों ने एक दूसरे की डायरी में घर का पता लिखा और फिर अनीशा रश्मि से कहती है, इट्स योर डे टुडे, ऑल द बेस्ट रश्मि। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर अपने रास्ते निकल जाते हैं। अनीशा ट्रेन में बैठकर कोटा को पीछे छूटता देख रही थी। कहीं ना कहीं अब उसे ये शहर अपना सा लगने लगा था। आज गर्मी उसके लिए इस शहर का हिस्सा थी। वो शहर को पीछे छूटता देखकर बस मन ही मन थैंक यू कह रही थी। ट्रेन का सफर कोटा की यादों से भरा रहा और वो कब कश्मीर की वादियों में पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। घर आने के बाद घर वालों और रिश्तेदारों से मिलने का सिलसिला जारी रहा। इस बीच रश्मि का जिंगल भी रेडियो पर आ गया था। अनीशा को जैसे ही व्हाट्सएप पर लिंक मिला तो सबको शान से सुनाती और कहती, ये मेरी दोस्त है चंडीगढ़ की, खुद गाने लिखती है, खुद गाती है, और ये वाला जिंगल तो अब कोटा के बहुत फेमस रेडियो पे आने लगा है। 1 महीना बीत गया। अनीशा बहुत घबराई हुई थी। उस दिन उसका रिजल्ट आने वाला था। पास वाले इंटरनेट कैफ़े में और उसके फ़ोन में इंटरनेट नहीं चल रहा था। बार बार अपनी अम्मी से कह रही थी, आप एक बार फिर से कैफ़े वाले भैया से पूछिए ना क्या दिक्कत है। इस बीच लैंडलाइन पर फ़ोन की घंटी बजी। अनीशा की अम्मी ने इंटरनेट कैफ़े की ओर देखकर फ़ोन उठाया। फ़ोन पर मीठी सी आवाज़ में एक लड़की थी। नमस्ते आंटी, मैं रश्मि बोल रही हूँ, चंडीगढ़ से अनीशा की दोस्त।
उसका नंबर नहीं लग रहा है, आप बुला देंगी उसे? हाँ बेटा रुको, कहकर अनीशा की अम्मी फोन का रिसीवर टेबल पर रखकर अनीशा को बुलाने चली गई। वो तुम्हारी दोस्त जो गाना गाती है उसका फोन है। सुनते ही अनीशा फोन की तरफ भागी। हेलो, कैसी है रश्मि? फिर रश्मि थोड़ा नखरा दिखाते हुए अनीशा से कहती है, कौन सी दुनिया में है मैडम, न फ़ोन लग रहा है न व्हाट्सएप पर मैसेज। अनीशा ने घबराई सी आवाज़ में कहा, यार यहाँ नेटवर्क की इतनी दिक्कत है, आज रिजल्ट आया है, पता क्या? रश्मि ने ज़ोर से चिल्लाकर कहा, पागल, यही बताने को तो फ़ोन किया है डॉक्टर अनीशा अंसारी। ये सुनकर अनीशा का शरीर एकदम गर्म, मुंह लाल और धड़कन तेज हो गए और फिर धीरे से घबराते हुए पूछा, मतलब? रश्मि ने हंसते हुए कहा, पागल लड़की, मतलब ये कि तूने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, रिजल्ट देखने के बाद सीधा तुझे फ़ोन किया है, तो अब तो तू बन गई अपने ख़ानदान की पहली डॉक्टर। अनीशा ये सब सुनने के बाद एकदम चुप हो गई। फिर अचानक से रश्मि से पूछा, तेरा रिजल्ट कैसा रहा? रश्मि झट से बोली, नहीं हुआ यार, वैसे मुझे पता था, और खुशी इस बात की है कि अब मेरे पेरेंट्स मेरे म्यूज़िक करियर को सीरियसली लेने लगे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है यार, अब क्या प्लान है आगे? अनीशा ने रश्मि से उत्सुकता से पूछा। अब प्लान है झोला उठाकर मुंबई जाकर स्ट्रगल करने का। उससे पहले तेरे कश्मीर की वादियों में एक म्यूज़िक वीडियो रिकॉर्ड करने आ सकती हूँ। घर वालों से भी पैसे नहीं लूँगी, तो रहने के लिए जगह दे देना। ये कहकर रश्मि ने अनीशा को चंडीगढ़ घूमने के लिए इनविटेशन दिया और अनीशा से कहती है, चल तेरा तो जश्न मनाने का दिन है, सबको गुड न्यूज़ दे दे, मिलते हैं जल्दी। मैं तेरा वेट करूँगी, जल्दी आना रश्मि। मिलने के वादे के साथ दोनों ने फ़ोन रख दिया। अनीशा की अम्मी पास खड़े सब सुन लेती है। उनकी आंखों में आंसू थे। अनीशा अम्मी को ज़ोर से गले लगाती है। अब आसपास सभी अनीशा और उसके अम्मी अब्बू के हौसले और मेहनत की बातें करने लगे थे। सारे शोरगुल को पीछे छोड़कर अनीशा अपने कमरे से खिड़की के सामने खड़े पहाड़ों को निहार रही थी। यही वो जगह थी जहाँ खड़े होकर ठीक 1 साल पहले कोटा जाने से पहले उसने खुद से वादा किया था कि वो डॉक्टर बनकर रहेगी। दूसरी कहानी, सफ़र। स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई थी। जहां एक और सभी बच्चों ने घूमने और शैतानियों की लिस्ट बनाई थी, वहीं दूसरी ओर विवेक अपनी 11वीं कक्षा की किताबों की लिस्ट बनाने में बिजी था। मम्मी, आज मार्केट से आते समय मेरी किताबें ले आना, मैंने आपको लिस्ट व्हाट्सएप कर दी है, कहकर विवेक ने फ़ोन रख दिया। उसे किताबों के आने की खुशी तो नहीं थी, लेकिन ये पता था कि अगर वो दिन रात पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाएगा तो सभी उसे अच्छा लड़का कहेंगे। बचपन से ही विवेक को समझ आ गया था कि अच्छे मार्क्स का मतलब है कि सब खुश है। इसलिए वो कई बार बिना समझे पूरी की पूरी किताब रटने में लग जाता ताकि क्लास में अच्छा रैंक ला सके। इस बार भी 10वीं के एग्ज़ाम के बाद उसने 11वीं की किताबों को रटने की ठान ली थी। माँ शाम को किताबें ले आई और विवेक की ट्यूशन शुरू हो गई। ट्यूशन पर जाते वक्त गली में खेल रहे दोस्तों से उसे खूब जलन होती, लेकिन कभी खेलने की या ट्यूशन ना जाने की हिम्मत नहीं की। विवेक के पापा बहुत शान से दोस्तों और पड़ोसियों के सामने बेटे के घर में पढ़ने को लेकर खूब तारीफ करते। पड़ोसी और रिश्तेदार भी जमकर विवेक की तारीफ करते। यही तो तारीफ थी जिसकी वजह से विवेक आस पड़ोस के बच्चों से अलग जान पड़ता था। बचपन से उसने ये ठान लिया था कि उसे अगर सबकी नज़र में अच्छा बनना है तो बस पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। उसके खुद के क्या इंटरेस्ट है ये जानने का विवेक को कभी मौका ही नहीं मिला। उसकी सफलता का मापदंड तो हमेशा उसके मार्क्स और रैंक ही रहा। विवेक ने 11th और 12th फर्स्ट डिवीज़न से पास किया।
अब अगला टारगेट विवेक के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन था। एडमिशन तो हुआ, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में। इंजीनियरिंग कॉलेज का माहौल थोड़ा ठीक नहीं होता है, तो संभल कर रहना और पढ़ाई पर ध्यान देना। जाने से पहले विवेक के पापा ने बस एक ही नसीहत दी थी। विवेक ने सिर हिलाते हुए हामी भरी और फिर उसके इंजीनियरिंग कॉलेज का सफ़र शुरू हो गया। इंजीनियरिंग कॉलेज का माहौल विवेक के लिए थोड़ा अलग था, या यूं कहें कि ये उसके लिए दूसरी दुनिया थी। उसके अभी तक के सफ़र से बिल्कुल अलग। लड़के गिटार पकड़े हुए गाना गा रहे थे, कोई हाथों में मोटी नॉवेल्स लेके बैठा था, क्रिकेट बैट और कोई फुटबॉल उठाए। विवेक सभी की तरफ एक शक भरी नज़र से देख रहा था और मन ही मन खुद से कह रहा था, ये अच्छे लड़के नहीं हैं शायद। पापा इसी माहौल की बात कर रहे होंगे। हॉस्टल में विवेक को रूम शेयर करना पड़ा वरुण के साथ। वरुण और विवेक एक ही शहर के थे, लेकिन अलग अलग स्कूल में पढ़ाई हुई थी, इसलिए दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। कॉलेज में सब ठीक ही चल रहा था, तभी एक दिन विवेक की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, तो वरुण ने उसे रूम पर रेस्ट करने की सलाह दी। ये ले, इसे पढ़ लेना, अच्छा टाइम पास हो जाएगा, कहकर वरुण किताब विवेक को पकड़ाकर कॉलेज निकल गया। विवेक ने पहली बार सिलेबस के अलावा अपने हाथ में कोई किताब पकड़ी थी। किताब पढ़ते पढ़ते कब सुबह से शाम हो गई, विवेक को पता ही नहीं चला। वरुण के कॉलेज से लौट आने पर दरवाजे पर जब नॉक हुआ, तो विवेक अपने बिस्तर से उठा। कैसी लगी किताब? वरुण ने गर्व से पूछा। भला पूछे भी क्यों ना, ये किताब उसके पापा ने जो लिखी थी। यकीन नहीं मानोगे, लेकिन बस आखिरी 5 पेज बचे हैं। मैं दिन भर बिस्तर से नहीं उठा। क्या मज़ेदार किताब है। विवेक ने किताब हाथ में उठाकर कहा। अभी तक विवेक का किताबों से रिश्ता बहुत अलग था। उसने कभी बेवजह कोई किताब नहीं पढ़ी थी। धीरे धीरे उसे शब्दों से प्यार होने लगा था। कॉलेज में अपने आसपास हर जगह मानो विवेक को कहानियाँ और उनके किरदार नज़र आते। दिन भर जो भी होता वो उसे हॉस्टल आकर लिखना चाहता। क्लास की बजाय अब विवेक लाइब्रेरी में मिलता। घंटों वहाँ बैठकर किताबें पढ़ता और लिखने की भी कोशिश करता। जब विवेक ने कॉलेज मैगज़ीन के लिए पहला आर्टिकल भेजा था, तो सभी को बहुत पसंद आया। ये क्लास में मार्क्स के अलावा बिना रटे पहली बार कुछ अलग करने की कोशिश थी। पहले सेमेस्टर के मार्क्स उसके मम्मी पापा की उम्मीद से काफ़ी कम थे। वो खुश नहीं थे, लेकिन अब विवेक को अच्छे लड़की की कैटेगरी से कोई मतलब नहीं था। उसे तो लिखना था और अच्छी किताबें पढ़नी थी। इससे पहले कि इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी होती, विवेक ने वरुण से उसके पापा से मिलने की इच्छा जाहिर की। वरुण के पापा अगले ही हफ्ते उससे बड़ी खुशी खुशी मिलने आ गए। आते भी क्यों ना, एक लेखक और एक पाठक का रिश्ता होता ही अजीज है। वरुण के पापा ने खुलकर अपने लिखने के प्रोसेस और जॉब छोड़ने के बाद हर स्ट्रगल के बारे में विवेक से खुल के बात की। आपकी किताब इट इज़ ओके टू टेक अनकन्वेंशनल पाथ को पढ़ने के बाद ही किताबें पढ़ने और राइटिंग में मेरा इंटरेस्ट बढ़ा है, विवेक बहुत खुश होकर वरुण के पापा को बताता है। बस हर दिन कुछ ना कुछ लिखते रहो, जल्द ही तुम्हारी किताब मेरे हाथ में होगी। वरुण के पापा विवेक को शुभकामनाएं देकर वहाँ से निकल आए। विवेक के 4 साल क्लास में कम और लाइब्रेरी में ज़्यादा बीते। इंजीनियरिंग तो पूरी हुई, लेकिन बहुत मुश्किल से, या विवेक के मम्मी पापा के शब्दों में कहें तो कम नंबरों से। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब विवेक ने घर पर रहना शुरू किया, तो पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने सवाल शुरू किए। अरे विवेक आजकल घर पर ही है, जॉब नहीं कर रहा।
अब आगे क्या करने का इरादा है? लोगों के इन सवालों का असर सबसे ज़्यादा विवेक के मम्मी पापा पर होता। उन्हें तो अभी तक विवेक के रैंक्स की वाहवाही बटोरने की आदत थी। अचानक विवेक का घर पर बैठकर किताबें पढ़ना और लिखना, वो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं, ये सब बहुत अजीब था उनके लिए। और सबसे अजीब था विवेक का ये कहना कि उसे इस फील्ड यानी इंजीनियरिंग में नहीं जाना बल्कि लेखक बनना है। आस पड़ोस के लोगों के पास अब विवेक का टॉपिक था। वो बिना सोचे उससे या उसके मम्मी पापा से उसके बारे में सवाल करते। कोई घर आता तो कोई उसे बालकनी में घूर कर देख निकल जाता। घर पर भी कोई एक दूसरे से इस बारे में बात न करता। अब विवेक का घर पर लिखना मुश्किल हो चुका था और छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए पेरेंट्स से पैसे मांगना उसे खलने लगा था। वो भी उन्हीं लोगों की वजह से जिनकी नज़रों में कुछ समय पहले तक वो एक पढ़ाकू और एक अच्छा लड़का था। इस सब से परेशान होकर एक दिन सुबह सुबह विवेक घर से पार्ट टाइम जॉब ढूंढने निकल गया। मुझे आने में देर हो जाएगी, मेरे खाने पे इंतज़ार मत करना, मैं बाहर कुछ खा लूँगा। विवेक को ऐसे अचानक जाता देखकर उसके मम्मी पापा परेशान थे। उन्हें ये अंदाज़ा था कि वो आजकल अपने पढ़ने लिखने पर फोकस नहीं कर पा रहा है। इसीलिए दोनों इसी इंतज़ार में थे कि कब वो घर लौटे और उन्हें बताए कि क्या बात है। विवेक के मम्मी पापा सरकारी जॉब में थे और उनके हिसाब से पढ़कर अच्छी सी नौकरी करना ही सफलता का सही मतलब था। वो विवेक की चॉइसेस के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उनके लिए ये सब एकदम नया और अलग था। इसलिए वो समझ नहीं पा रहे थे कि उसे डील कैसे करें। इससे पहले कि वो कोई रास्ता निकाल पाते, विवेक हल्की मुस्कान के साथ घर आता है। किसी की समझ में तो नहीं आया, लेकिन बहुत दिनों बाद माहौल कुछ लाइट लग रहा था। घर आकर विवेक सीधे अपने कमरे में नहीं गया, बल्कि मम्मी पापा के साथ बैठ गया। सबने साथ में चाय पी। माँ से रहा ना गया तो बोल पड़ी, किसी ज़रूरी काम से गए थे क्या? कुछ खाया भी नहीं। चाय का कप टेबल पर रखते हुए गहरी सांस लेकर विवेक ने कहा, ज़रूरी ही था। बहुत दिनों से ना कोई किताब पढ़ पा रहा हूँ और ना कुछ लिख पा रहा हूँ, इसलिए कल दिन भर बैठकर यही सोचता रहा कि इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। तो फिर क्या सॉल्यूशन निकाला तुमने? विवेक के पापा ने कंसर्न जताते हुए पूछा। आप लोगों ने कभी मुझे कोई कमी नहीं दी, ना ही मैंने कभी आपका दिल दुखाया, लेकिन ये ऐसा समय है जिससे हम सभी को डील करना नहीं आ रहा था। पापा, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपके पैसे डुबा दिए। मुझे पता ही नहीं था क्या करना है लाइफ में। शायद हॉस्टल नहीं जाता, वरुण से ना मिलता, उसके पापा की किताब ना पढ़ता, तो कभी नहीं जान पाता कि मुझे किताबों, कहानियों या यूं कहें शब्दों से प्यार है। लेकिन शायद इंजीनियरिंग के सफ़र पर ना निकलता तो आज लाइफ के बारे में क्लैरिटी होना मुश्किल था। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि पड़ोसी और रिश्तेदारों की नज़रों में मैं अच्छा लड़का या सक्सेसफुल नहीं हूँ। वो मेरे बारे में क्या कहते हैं या मुझे कैसे घूरते हैं। मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि मेरी वजह से आप शर्मिंदा ना हों। मैंने भी तो अपने इरादों और प्लान्स के बारे में कभी बात नहीं की, इसीलिए मैं चाहता था सब कुछ शुरू से शुरू करूं। विवेक के मम्मी पापा गौर से उसकी बात सुन रहे थे। आज मैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढने गया था। वरुण के पापा ने 2-3 जगह के नाम बताए थे। वहाँ तो बात बन नहीं पाई, लेकिन लौटते समय मैं एक कैफ़े में बात कराया हूँ। मेरे जैसा एक यंग लड़का उस कैफ़े को चलाता है। जब उसे मेरे लिखने के बारे में पता चला तो उसने मुझे कॉर्नर भी दे दिया, जहाँ मैं जब चाहे जॉब के बाद बैठकर आराम से लिख सकता हूँ।
मुझसे यहाँ नहीं हो पा रहा था। और जब हर महीने किताबें खरीदनी ही हैं तो सोच रहा हूँ खुद के पैसों से खरीदूँ। ये तो पता नहीं कितना सफल हो पाऊँगा, लेकिन ये क्लियर है कि मुझे यही करना है लाइफ में। और शायद मेरा असली सफ़र तो अब शुरू होगा। ये कहकर विवेक अपने बैग से सारी कहानियाँ और ऐसे निकालकर टेबल पर रख देता है, जो कि कॉलेज मैगज़ीन और कई अखबारों में छपे थे। और मम्मी पापा से बोला, शायद ये हम सभी के लिए अलग है। एक टिपिकल जॉब ना करना, सबके मन में सवाल होंगे, लेकिन जो भी है यही है। विवेक के मम्मी पापा बस सुन रहे थे और विवेक के पब्लिश हुए काम को देख रहे थे। उन्हें गर्व भी था अपने बच्चे पर, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या कहें। वो दोनों मानो वहाँ सिर्फ और सिर्फ कन्विंस होने के लिए बैठे थे। तीसरी कहानी, प्रेरणा। प्रेरणा की नौकरी का पहला दिन था और सुबह से उसने पूरा घर सर पर उठा रखा था। पास में एक प्राइवेट स्कूल में काफ़ी महीनों से रिज्यूमे दिया था। अब फाइनली ज्वाइनिंग हो गई थी। पहली नौकरी की बात ही कुछ और होती है। मम्मी पापा चिल्ला चिल्ला कर यहाँ से वहाँ दौड़ रही थी। फिर मम्मी के पास जाकर बोली, क्या यार मम्मी, सुन तो लिया करो। नौकरी का पहला दिन है, समझ आता है, लेकिन सुबह सुबह इतनी ज़ोर से कौन चिल्लाता है? पापा किताब पढ़ रहे हैं। मम्मी प्रेरणा से थोड़ा गुस्से से बोली, अरे मम्मी, मुझे कैब से नहीं जाना है। आपके ऑफिस के रास्ते में ही स्कूल है, तो प्लीज़ आप ड्रॉप कर देना। शाम को बोलना भूल गई थी, इसलिए आँख खुलते ही याद आया तो बताने आ गई। आप गुस्सा ना हो, छोड़ दोगे ना? प्रेरणा मम्मी से ओके सुनकर अपने कमरे में चली गई। अपनी अलमारी खोलकर अपने कपड़ों को गौर से देखकर खुद से बोली, बेटा प्रेरणा, अब स्कूल डेली कुर्ते पहनने की आदत डाल ले। काश अपनी मर्जी से कुछ भी पहन सकती। और फिर झट से स्कूल के लिए तैयार हो गई। प्रेरणा अपने मम्मी पापा की इकलौती लाडली थी। मम्मी पापा दोनों सरकारी जॉब में और प्रेरणा बचपन से एक स्कॉलर लड़की। वो आसपास के लोगों के लिए सचमुच की प्रेरणा थी और अपने मम्मी पापा का गुरूर। प्रेरणा बहुत खुश थी कि वो अब एक तरह से खुद के पैरों पर खड़ी हो गई थी। जॉब का पहला दिन तीनों के लिए खुशी का दिन था। अब रोज़ मम्मी स्कूल ड्रॉप करके आती और शाम को पापा पिक कर लेते। एक दिन शाम को थकी हारी प्रेरणा पापा के साथ घर आई। अपना बैग साथ रखे टेबल पर रख दिया और फिर सोफे पर लेट गई और मम्मी से बोली, मम्मी पता है, मुझे आज समझ आया कि टीचर्स हमसे इतना दुखी क्यों होते थे स्कूल में। कितना शोर करते हैं बच्चे, उफ। प्रेरणा की माँ हंसते हुए बोली, लेकिन बेटा अगर बच्चे शोर या शरारत नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? पापा प्रेरणा की ओर देखते हुए बोले, बात तो सही है, और तीनों जमकर हंसे। प्रेरणा बहुत एम्बिशियस थी। दिन भर स्कूल में जॉब करती और शाम को आकर सरकारी स्कूल के लिए कंपटीशन की तैयारी करती। प्रेरणा जितनी मेहनती और जिंदा दिल थी, उसे पार्टनर भी वैसा ही मिला था। अखिल इंजीनियर था और पिछले 3-4 सालों से वो एक दूसरे को जानते थे। 6 महीने बाद दोनों की शादी थी और दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। प्रेरणा के मम्मी पापा अखिल और प्रेरणा के लिए बहुत खुश थे। बस कभी कभी प्रेरणा के पापा चिंता जाहिर करते हुए कहते, शादी से पहले ही जॉब ढूंढ लेना स्कूल में। प्रेरणा पापा को हर बार ये विश्वास दिलाती कि वो ऐसा ही करेगी और फिर कहती, पापा आपकी बेटी हूँ, कुछ तो कर ही लूँगी। जब तक कमीशन नहीं निकल जाए आप मेरी चिंता मत करना। प्रेरणा के पापा को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था कि उनकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी होगी। वो हमेशा से उसे एक आत्मनिर्भर लड़की बनाना चाहते थे। उन्हें पता था कि लाइफ में अपने पैरों पर खड़ा होना कितना ज़रूरी है। शादी की शॉपिंग और तैयारियों में 6 महीने कब निकल गए पता ही नहीं चला।
स्कूल के साथ साथ शॉपिंग और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में प्रेरणा की लाइफ बिजी थी। शादी अच्छे से हुई जिसमें बहुत ख़ास लोगों को बुलाया गया था। उसके बाद प्रेरणा अखिल के साथ जॉब छोड़कर उसके शहर शिफ्ट हो गई। शुरू के कुछ दिन घर और शहर से दोस्ती करने में बीत गए। सेटल हो जाने के बाद अब प्रेरणा ने जॉब ढूंढना शुरू किया था। एक दिन प्रेरणा को बालकनी में उदास देखकर अखिल ने कहा, अगर जॉब को लेकर परेशान हो तो इसकी बिल्कुल चिंता मत करो। मुझे लगता है तुम्हें अपने कमीशन की प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी चाहिए। टाइम भी बचेगा और तैयारी भी हो जाएगी। मुझे पता है तुम जल्दी टीचर बनने वाली हो। अच्छा, तुम मेरे टीचर बनने को लेकर इतने कॉन्फिडेंट हो? प्रेरणा ने हंसते हुए पूछा। मैं ही नहीं, सभी लोग जो तुम्हें जानते हैं सभी यही कहते हैं, अखिल मुस्कुराते हुए बोला। ये समय बहुत मुश्किल होता है जब आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ हो नहीं पाता। ऐसे समय में जब अपने हौसला देते हैं तो लगता है कि शायद हमने ज़िंदगी में सबसे अच्छे रिश्ते पा लिए हों। प्रेरणा की तैयारियां शुरू हो गई थी और अखिल एक अच्छे दोस्त की तरह उसे हमेशा मोटिवेट करता। 1 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। इस बीच सबसे अच्छी बात ये हुई कि प्रेरणा की तैयारियों के साथ साथ ही कमीशन का पेपर भी हो गया, जिसका इंतज़ार प्रेरणा 1 साल से कर रही थी। एग्ज़ाम के 1 हफ्ते बाद ही अखिल और प्रेरणा को एक और खुशखबरी मिली थी। वो दोनों पेरेंट्स बनने वाले थे। दोनों परिवार इस बात से बहुत खुश थे। अखिल रोज़ कोशिश करता कि जल्दी आकर पार्क में प्रेरणा के साथ शाम को वॉक करने जाए। एक दिन सुबह सुबह जल्दी नहा धोकर अखिल ऑफिस जाने के लिए रेडी था। आज मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, एक मीटिंग के लिए थोड़ा शहर से बाहर जाना है। शाम को तुम मम्मी के साथ वॉक पे निकल जाना, कहते हुए अखिल अपना बैग कंधे पर टांग कर ऑफिस चला गया। प्रेरणा अखबार पढ़ते हुए अखिल को गुड डे कहकर फिर से अखबार पढ़ने में बिजी हो गई। सुबह से दिन और दिन से शाम हो गई। अब प्रेरणा की आंखें अखिल का इंतज़ार कर रही थी। अखिल का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। लगभग 9 बजे के आसपास अखिल के पापा का फ़ोन बजता है और हड़बड़ाते हुए अखिल की मम्मी को उन्होंने आवाज़ लगाई। अखिल के मम्मी पापा आंखों से आंसू पोंछते हुए प्रेरणा के सामने आए लेकिन कुछ कह ना सके। प्रेरणा की धड़कनें मानो रुक सी गई हूँ। वो अखिल की मम्मी से पूछती है, सब ठीक तो है ना मम्मी? मम्मी अखिल कहकर ज़मीन पर गिर पड़ी। अखिल की कार का घर लौटते वक्त एक्सीडेंट हो गया था और ऑन द स्पॉट उसकी जान चली गई थी। इस हादसे ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया था। इससे पहले कि प्रेरणा खुद को संभाल पाती, लोग उसकी पीठ के पीछे अखिल के मम्मी पापा के पास जाकर तरह तरह की बातें करने लगे थे। कोई प्रेरणा के पेट में पल रहे बच्चे को अनलकी कहता तो कोई प्रेरणा को। अकेले में प्रेरणा खुद से सवाल करने लगी थी कि क्या कोई इंसान दूसरे के लिए अनलकी हो सकता है? क्या एक अजन्मा बच्चा अपने पापा के लिए अनलकी हो सकता है? वो खुद से कई सवाल करती, लोगों की बर्दाश्त न होने वाली बातों और अखिल की याद के बीच 9 महीने बाद एक नन्ही परी ने जन्म लिया, सृष्टि। सृष्टि सचमुच घर वालों के लिए एक पूरी दुनिया थी और इसलिए उसका नाम सृष्टि रखा गया। आस पड़ोस के लोग जब सृष्टि को देखने घर आते तो दबी दबी आवाज़ में हमेशा कहते, पति नहीं रहा, उस पर से बेटी पैदा हो गई। कोई सामने नहीं कहता, लेकिन ये सब आवाज़ें कहीं ना कहीं से प्रेरणा के कानों तक पहुंच जाती। प्रेरणा को उदास देखकर एक रात अखिल की मम्मी प्रेरणा के कमरे में आकर उसको दूध का गिलास देकर पास के बेड पर बैठकर कहती है, बेटा मुझे पता है ये समय हम सभी के लिए मुश्किल है और शायद तुम्हारे लिए ज़्यादा,
कभी ये मत समझना कि तुम अकेली हो। आसपास के लोग जिनके मन में जो आए कहकर निकल जाते हैं, लेकिन हमें तो अपनी चमड़ी मोटी करनी होगी। लोग बहुत कुछ कहेंगे। कभी ये मत सोचना कि मैं और तुम्हारे पापा अखिल के चले जाने के लिए तुम्हें या सृष्टि को ब्लेम करेंगे। कभी नहीं। अखिल की ज़िंदगी शायद इतनी ही थी। और हाँ, तुम जैसी बेटी का घर आना घर को 4 चांद लगाता है। और अब तो सृष्टि भी आ गई है। कहते कहते वो रो पड़ी। उस दिन प्रेरणा और अखिल की मम्मी जी भर रोए। कई महीनों बाद दोनों को चैन की नींद आई। अब आसपास के शोर को प्रेरणा और अखिल के मम्मी पापा अपने तक नहीं पहुंचने देते। प्रेरणा भी सृष्टि की परवरिश में बिजी थी। लगभग 8 महीने बीत चुके थे। प्रेरणा ने फिर से पहले की तरह पूरे आत्मविश्वास के साथ जीना शुरू कर दिया था। अब प्रेरणा पहली जैसी आज़ाद महत्वाकांक्षी प्रेरणा से फिर से मिलने लगी थी। महीनों के अंधेरे के बाद मानो रोशनी से भरा दिन था। अखिल के पापा ड्राइंग रूम में अखबार पढ़ रहे थे। तभी जल्दी जल्दी अखबार समेटकर प्रेरणा के कमरे की ओर भागे। तुम्हारे कमीशन का रिजल्ट आया है आज अखबार में बेटा। रोल नंबर रखा है ना संभाल कर? मतलब वो जो मैंने कई महीने पहले एग्ज़ाम दिया था वही ना? प्रेरणा थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोली। हाँ बेटा, अखिल के पापा प्यार से तसल्ली देकर बोले। ये सुनते ही प्रेरणा सृष्टि को गोद से उठाकर बेड पर रख देती है और अलमारी से अपनी डॉक्यूमेंट फाइल निकालती है। अब उसके हाथ कांपने लगे थे। फिर एक कागज़ निकालकर बिना कुछ कहे अखिल के पापा को दे दिया। वो दिन प्रेरणा का दिन था। न्यूज़पेपर में रोल नंबर देखने के बाद अखिल के पापा गर्व से बोले, अब फाइनल इंटरव्यू की तैयारी करो। प्रेरणा को कुछ देर तक तो समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। फिर अचानक बोली, बहुत कंपटीशन होगा पापा इंटरव्यू में, और सृष्टि भी छोटी है, पता नहीं कैसे करूँगी। सब हो जाएगा, मैं और तुम्हारी मम्मी है ना, कहकर अखिल के पापा ने प्रेरणा का हौसला बढ़ाया। एक बार फिर सभी की ज़िंदगी में रोशनी की किरण आई थी। मम्मी पापा सृष्टि की देखरेख करते और प्रेरणा ने जी जान लगाकर मेहनत की और फिर सिलेक्शन होना तो लाजमी था। नौकरी लग गई। स्कूल ज्वाइन करने का दिन आया तो प्रेरणा को नौकरी से ज़्यादा चिंता थी कि इतने दिन बाद कैसे फिर से जॉब करेगी, अलग अलग लोगों से मिलेगी। इससे पहले कि लोगों के बारे में प्रेरणा और कुछ सोच पाती, सुबह पापा ने अखिल की गाड़ी की चाबी प्रेरणा के हाथ में रखकर कहा, जो हुआ उसे बदल तो नहीं सकते, जो बची कुची ज़िंदगी है उसे जिंदा दिली से जी तो सकते हैं। मम्मी हाथ में दही चीनी लिए खड़ी थी। दोनों ने प्रेरणा को पहले दिन के लिए शुभकामनाओं के साथ विदा किया। तीनों की आंखों में आंसू थे। स्कूल पास में था तो लगभग हर स्टाफ मेंबर प्रेरणा और अखिल के परिवार को जानता था। शुरुआत में सब ठीक रहा। धीरे धीरे प्रेरणा को लगा उससे स्टाफ के कुछ लोग अवॉइड करने लगे हैं। उसके स्टाफ रूम से निकलते ही ठहाकों की आवाज़ें आती, लेकिन उसके जाते ही सब चुप हो जाते। उन्हें लगता कि शायद प्रेरणा के साथ जो हुआ उसकी वजह से उसने हंसना, यहाँ तक मानो जीना छोड़ दिया हो, या फिर उससे ये सब करना अलाउड ही ना हो। किसी के जाने के बाद कोई जीना छोड़ सकता है क्या? हाँ, खुद को संभालने में वक्त लगा प्रेरणा को, लेकिन उसकी अपनी पहचान आज भी थी। एक मेहनती लड़की और एक अच्छी टीचर जिसे बच्चे प्यार करते थे, और इसका सबूत उन्हें एनुअल डे के सेलिब्रेशन वाले दिन मिला। प्रेरणा की क्लास पूरे स्कूल में हर काम में आगे रहने के लिए फेमस थी। एनुअल डे पर प्रेरणा की क्लास को काफ़ी सारी गतिविधियों में शामिल किया गया था। इस खास दिन पर प्रेरणा अखिल की गिफ्टेड डार्क पिंक कलर की साड़ी मैचिंग ईयरिंग पहन कर आई थी। हॉल में उसकी क्लास का स्किट शुरू होने वाला था।
प्रेरणा को अपनी क्लास का हौसला बढ़ाने के लिए वहाँ होना था। तभी स्टाफ रूम में केमिस्ट्री की टीचर मिस राधिका आहूजा ने प्रेरणा से रुकने के लिए कहा। प्रेरणा को याद नहीं था कि पिछले कुछ महीनों में कब उसने लास्ट टाइम हेलो के अलावा कुछ बात की होगी राधिका से। उसका सारा ध्यान किसी तरह अपने बच्चों का हौसला बढ़ाने में था। राधिका थोड़ी धीमी आवाज़ में बोली, जो स्टाफ रूम में हर कोई सुन पा रहा था, बुरा मत मानना, बड़े होने के नाते कह रही हूँ, लेकिन ये चमकीले गाढ़े रंग तुम्हें नहीं पहनने चाहिए। आज काफ़ी बच्चों के पेरेंट्स भी आए होंगे, ये सब अच्छा नहीं लगता, लोग बहुत गलत मतलब निकालेंगे। मैं तुम्हारे परिवार को अच्छे से जानती हूँ, इसलिए सोचा पहले बात कर लूँ। प्रेरणा को अब उसके स्टाफ रूम में जाते ही ठहाके चुप होने और बाकी लोगों की दूरी समझ आने लगी। प्रेरणा ने खुद को संभालते हुए कहा, मैम, मैं आपके कंसर्न और प्यार को समझ तो सकती हूँ, लेकिन आपकी बातें मुझे सच में कंफ्यूज कर रही हैं। अगर आप शुभचिंतक हैं तो आपको इस बात के लिए बढ़ावा देना चाहिए कि मैं और मेरा परिवार खुश है। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, लेकिन 1 साल तक अखिल का नाम तक लेना मेरे लिए मुश्किल था। मैंने और परिवार के हर मेंबर ने खुद को कैसे संभाला है, ये हमारे सिवा कोई नहीं जान सकता। वो दिन जो अंधेरे से भरे थे, उसमें कैसे हमने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया है, ये शायद कोई समझ भी ना पाए। और अब आपने रंगों की बात शुरू कर ही दी है तो मैं पूरी कर दूं। अलग अलग रंग अखिल को पसंद थे, ये साड़ी भी अखिल लेकर आए थे। अखिल नहीं है तो क्या मैं वो रंग भी पहनना छोड़ दूं? शायद आप ना समझ पाएं, लेकिन अपनों के चले जाने के बाद ज़िंदगी वैसे ही बेरंग हो जाती है। और अगर हमारा समाज हमसे बाकी बचे कुचे रंग भी छीन ले तो सोचिए कैसी होगी हमारी ज़िंदगी। हर जगह सवाल, हर नज़र में शक और नफ़रत। अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग इस सोच को नहीं बदलेंगे तो क्या हमारे बाद आने वाली पीढ़ियाँ ज़िंदगी और इसके रंगों को एंजॉय कर पाएगी? जो हुआ उसे बदल तो नहीं सकते, जो ज़िंदगी बची है उसे गले लगाकर खुल के जी तो सकते हैं। और अखिल भी तो यही चाहते थे। और हाँ, सदियों से चले आ रहे इन बंधनों को तोड़ना होगा, नहीं तो इसमें हमारी बेटियों का भी दम घुटेगा। न मुझे, न आपको, न यहाँ बैठे किसी भी व्यक्ति को ये बर्दाश्त होगा कि कल कोई हमारे बच्चों से उनके प्रियजनों के चले जाने के बाद रंग और खुशी छीने। दुआ तो यही रहेगी कि उनको ये सब ना देखना पड़े, और कोशिश भी यही है। कांपते होठों और हाथों से ही सही, प्रेरणा को जो कहना था कह दिया। प्रेरणा जानती थी कि वो किसी की सोच तो नहीं बदल सकती, लेकिन अपनी आवाज़ बुलंद कर खुद के लिए और सृष्टि के लिए प्रेरणा बन सकती है। अब स्टाफ रूम में सन्नाटा था। पास खड़ी एक टीचर ने अपनी पानी की बोतल प्रेरणा की ओर बढ़ाते हुए कहा, पानी। प्रेरणा ने पानी पिया और थैंक यू बोलकर वो अपने स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाने हॉल में चली गई। चौथी कहानी, नंदा और स्कूटी वाली लड़की। नंदा अपने पति के साथ अपने गांव से लगभग 1 महीने पहले दिल्ली आई थी। 2 बच्चे थे जिनका स्कूल में दाखिला कराना था। पति को उसके किसी दोस्त ने एक फैक्ट्री में काम दिलाया था। गांव से बच्चों को ले तो आए थे, लेकिन स्कूल की कई दिनों तक कोई खबर नहीं थी। एक सोसाइटी के बगल में छोटी सी झुग्गी में रहने की जगह मिली थी। नंदा को इस बात का हमेशा मलाल था कि वो पढ़ लिख नहीं पाई थी, इसीलिए दिल्ली आने के बाद बच्चों को स्कूल भेजना उसका एकमात्र लक्ष्य था।
लेकिन पति रात को थक हार कर घर लौट कर आता तो वो बच्चों के बारे में भी कुछ नहीं बोल पाती। गांव से शहर आना बहुत अलग था, सब कुछ अलग और नया, बड़ी बड़ी इमारतें और अनजान लोग। उसे दिल्ली के नाम से ही डर लगता था, इसलिए उसने खुद भी कभी घर से निकलने की हिम्मत नहीं की। एक दिन घर से थोड़ी दूर नंदा धूप में कपड़े सुखा रही थी। सड़क पर स्कूटी पे बैठी लड़की नंदा की तरफ देखकर कुछ कह रही थी। उसने पहले तो लड़की को नज़रअंदाज किया, फिर लड़की को थोड़ा परेशान देखकर उससे रहा न गया। हमसे कह रही हैं आप? नंदा ने लड़की के पास जाकर पूछा। लड़की ने उम्मीद भरी नज़र से नंदा की ओर देखकर कहा, हाँ, आपको ही तो तब से आवाज़ देकर बुला रही थी। ये देखिए, ये सोसाइटी की लोकेशन आसपास बता रहा है मोबाइल पर। आपको पता है ये बिल्डिंग कहाँ है? सोसाइटी का नाम उसे सुना सुना सा लगा। नंदा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, पक्का तो नहीं कह सकती दीदी, लेकिन जहाँ हम रह रहे हैं उसके पास में एक बिल्डिंग है। एक दिन मैंने मेरे पति को कुछ ऐसा ही नाम लेते हुए सुना था बिल्डिंग का। स्कूटी वाली लड़की नंदा को थैंक यू कहकर निकलने वाली थी तो नंदा सहमी सी आवाज़ में लड़की से बोली, दीदी, आसपास कोई स्कूल है क्या? अरे, अभी 1 किलोमीटर पहले ही तो एक सरकारी स्कूल क्रॉस किया मैंने। नंदा ये सुनकर बहुत ही खुश थी। स्कूटी वाली लड़की को रास्ता बताने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। शाम को नंदा ने अपने पति से स्कूल की बात करने की हिम्मत जुटाई। आज एक स्कूटी वाली लड़की पास वाली नई बिल्डिंग का पता पूछ रही थी। मैंने उसे बताया और उससे स्कूल के बारे में पूछा। वो कह रही थी कि बच्चों के लिए सरकारी स्कूल पास में ही है, लगभग 2 किलोमीटर। इनका दाखिला करा आते तो अच्छा रहता। नेहा दिन भर पिछली कक्षा की किताबें कापियाँ लेकर घूमती रहती है। अब इन दोनों का दाखिला कराना ही पड़ेगा। तुम क्या कहते हो? पैसे भी तो लगेंगे ना। कल मालिक से बात करके आता हूँ, कुछ पैसे मिल जाए तो दाखिला करवा पाएंगे। किताबें, कॉपियाँ, यूनिफॉर्म सबकी ज़रूरत पड़ेगी। कल बात करता हूँ। नंदा हामी में सर हिलाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस बात का बहुत मलाल था कि बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं जुटा पा रही है। उसे हमेशा से ये मलाल था कि वो खुद नहीं पढ़ पाई, इसीलिए वो चाहती थी कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। उस रात नंदा के अलावा सभी आराम से सो गए। उसे बच्चों के लिए पैसे जुटाने की बात अंदर ही अंदर कचोट रही थी। सुबह हर रोज़ की तरह नंदा का पति काम पर निकल गया। जाने से पहले नंदा ने दोपहर का खाना डब्बे में डालते हुए अपने पति से कहा, पैसे का इंतज़ाम कर आना। नंदा दूर तक अपने पति को जाता देखती रही, इस उम्मीद के साथ कि शाम को वो बच्चों के स्कूल में दाखिले के लिए पैसे लेकर लौटेंगे। इतने में दूर एक लड़की हाथ हिलाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, आंटी आंटी। नंदा की नज़र अब उस लड़की पर पड़ी। स्कूटी को देखकर वो पहचान गई। पहचाना मुझे? लड़की ने पास आकर पूछा। हाँ, आपकी स्कूटी देखकर पहचान गई थी। लड़की ने अपनी स्कूटी पर प्यार से हाथ फेरा। ये उसकी खुद की कमाई का पहला इन्वेस्टमेंट था। खुद की कमाई से खरीदी हर छोटी चीज़ की अहमियत अलग ही होती है। कोई काम था हमसे? अरे आंटी, आसपास कोई मिलेगा खाना बर्तन करने के लिए? नंदा ने कंफ्यूज होकर पूछा। दीदी, हम समझे नहीं। स्कूटी वाली लड़की ने नंदा को आराम से समझाया। जिस सोसाइटी के बारे में मैंने पूछा था आपसे, अगले हफ्ते मैं वहाँ रहने आ रही हूँ। ऑफिस में काम ज़्यादा रहता है, इसलिए खाना बनाने वाले को ढूंढ रही हूँ। अब नंदा को पूरी बात समझ आई तो उसने उम्मीद से पूछा, कितना खाना बनाना होगा? 2 टाइम बनाना होगा। 2000 तक का बजट है। कोई आपके आसपास हो जो कहीं बनाते हो खाना? दीदी, मैं आ जाऊँ? मैं बना लूँगी, वैसे भी दिन भर खाली रहती हूँ।
झिझकते हुए नंदा ने पूछा। अरे क्यों नहीं, ये तो और भी अच्छी बात है। तो फिर बात पक्की, मेरी टेंशन कम हुई। ये लीजिए इस महीने का एडवांस पेमेंट। गहरी सांस लेते हुए स्कूटी वाली लड़की ने पैसे निकालकर नंदा को दे दिए। पेमेंट अभी? नंदा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। अरे यहाँ ऐसे ही चलता है, आप फ्री में थोड़ी बनाएंगी खाना, पूरे महीने का एडवांस है ये। हाथ में पैसे पकड़े नंदा के चेहरे पर अलग ही खुशी थी, जो कि नौकरी मिलने की नहीं बल्कि बच्चे के एडमिशन के लिए पैसे मिलने की थी। आंटी आपका नाम नहीं पूछा मैंने, क्या नाम है आपका? स्कूटी वाली लड़की के ये शब्द सुनकर नंदा जैसे कहीं खो गई हो। बहुत सालों से वो नेहा और राहुल की मम्मी और रामशरण की पत्नी थी। उसे याद ही नहीं था कि लास्ट टाइम कब किसी ने उसे उसके नाम से बुलाया था। नंदा, नंदा नाम है हमारा दीदी। अच्छा नंदा आंटी, आपका फ़ोन नंबर दे दीजिए, मैं आने से पहले कॉल कर लूँगी। नंदा थोड़ी हिचकते हुए बोली। हमारे पास फ़ोन नहीं है दीदी, रुकिए अभी इनके पापा का नंबर देती हूँ। नंदा नेहा को बुलाती है। नेहा हाथ में किताब लिए नंदा के पास आकर खड़ी हो गई। पापा का नंबर दे, पापा का नंबर याद है ना, बता दीदी को। नेहा ने जल्दी जल्दी इंग्लिश में नंबर बता दिया। थैंक यू नेहा, तुमने तो कितना जल्दी जल्दी बोल दिया। स्कूल नहीं गई आज? स्कूटी वाली लड़की ने अपना फ़ोन पॉकेट में रखते हुए पूछा। नेहा ने अपनी मम्मी की ओर देखा। नंदा झट से बोली, दीदी अभी कोशिश कर रहे हैं पैसे जोड़कर इन दोनों को स्कूल भेज दें। ये तो अभी भी देखो पिछली कक्षा की किताब लेकर घूम रही है, बहुत शौक़ है पढ़ने का। बस पैसे जोड़ लें हम, फिर सबसे पहले इनको स्कूल भेजना है। आज आपने काम और पैसे देकर एहसान कर दिया। स्कूटी वाली लड़की को पहली बार पढ़ना, स्कूल जाना एक प्रिविलेज लगा। उसने नंदा से कहा, अरे एहसान कैसा, आप काम करेंगे और कुछ कमी हो तो फ़ोन कीजिए। स्कूटी वाली लड़की ने नेहा से किताब पेन लेकर उस पर अपना नंबर लिख दिया और वो स्कूटी स्टार्ट करके चली गई। स्कूटी वाली लड़की आज नेहा और नंदा के लिए परी बनकर आई थी। शाम को नंदा पति की झुकी और निराश आंखों को देखकर समझ गई थी कि पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ है। इससे पहले कि कोई कुछ पूछता या कहता, नंदा ने स्कूटी वाली लड़की के घर खाना बनाने की बात बताई। पैसा अपने पति को देते हुए बोली, कल जाकर बच्चों का दाखिला करा आना स्कूल में। नंदा और उसके पति के लिए दिल्ली जैसे शहर में काम के एडवांस पैसे मिलना बहुत बड़ी बात थी। एक तरफ नेहा और राहुल का एडमिशन हुआ, वहीं दूसरी ओर नंदा ने काम शुरू कर दिया। सोसाइटी में 2 और लड़कियां रहने आ गई थी। स्कूटी वाली लड़की को नंदा के घर के हालात पता थे, इसलिए खुद ही उन दोनों को जाकर बात करना शुरू किया। बातों बातों में पता चला कि वो भी ऑफिस की और टाइमिंग्स की वजह से किसी खाना बनाने वाले को ढूंढ रहे थे। स्कूटी वाली लड़की ने नंदा की तारीफ़ करते हुए कहा कि उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास पहले से ही अच्छी कुक है। जब 2 और घरों में खाने बनाने की बात नंदा को पता चली तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। एक दिन मजाक मजाक में स्कूटी वाली लड़की ने नंदा से पूछा, अब तो 3 जगह काम करेंगी, इतने पैसों से क्या करोगी? तो उसने कहा, बच्चों के सपने पूरे करेंगे दीदी, उन्हें अच्छा इंसान बनाएंगे। अब नंदा अपने बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए साइकिल खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे कर रही थी। घर पर जब सबको ये न्यूज़ बताई तो घर में उस दिन छोले पूरी बनाए गए। नंदा के लिए इस नए शहर में स्कूटी वाली लड़की एक परी बनकर आई थी। अपने घर से दूर उसका अकेले रहना, खुद को संभालना नंदा को खूब भाता। नंदा का सपना था कि नेहा भी ऐसी ही निडर बने, अपने सपनों को पूरा करे। वो स्कूटी वाली लड़की को मन ही मन बहुत दुआएं देती। एक दिन नंदा ने हिम्मत जुटाकर स्कूटी वाली लड़की से बात करनी चाहिए। दीदी, आपने हम पर बहुत एहसान किया, आपकी वजह से मेरे बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं।
ये सब सुनकर स्कूटी वाली लड़की ने नंदा को गले लगाकर कहा था, सब आपकी मेहनत है आंटी। अब नंदा एक की जगह 3 घरों में काम करने लगी थी। उसका बस एक ही मकसद था, बच्चों को पढ़ाना। 6 महीने में बच्चों के लिए सेकेंड हैंड साइकिल भी आ गई। नेहा और राहुल के पैदल आने जाने वाला समय बच जाता और वो अच्छे से पढ़ाई करते। नंदा के पति की तनख्वाह अभी भी टाइम पर नहीं मिल पाती थी। नंदा खुशी खुशी पूरे दिन काम करके घर का खर्चा खुद उठाती थी। एक दिन स्कूटी वाली लड़की लंच ब्रेक के बाद अपने डेस्क पर आकर बैठी, तभी उसने अपना फ़ोन देखा। उसे किसी लैंडलाइन नंबर से कॉल आया था। हेलो मैम, मैं नेहा के स्कूल से बात कर रही हूँ। थोड़ी देर के लिए उसे लगा कि शायद कोई रॉन्ग नंबर लग गया है। फिर उसे याद आया कि उसने नंदा की बेटी नेहा की किताब पर अपना नंबर लिखा था। सुबह नंदा किसी स्कूल में कंपटीशन की बात कर रही थी। हड़बड़ाती हुई स्कूटी वाली लड़की कहती है, जी बोलिए मैम, आज स्कूल में इंटर स्कूल डेक्लेमेशन कंपटीशन था और नेहा फर्स्ट आई है। कल एनुअल डे पर कंपटीशन के विनर्स के लिए प्रोग्राम रखा है। नेहा बता रही थी कि उसके पापा किसी काम से गांव गए हैं, इसलिए नहीं आ पाएंगे प्रोग्राम में। उसने आपसे बात करने को कहा, आप आ पाएंगी? नेहा को अच्छा लगेगा। कुछ सोचने के बाद क्यों नहीं कहकर स्कूटी वाली लड़की ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद काफ़ी देर तक उसकी आंखों के सामने किताब हाथ में पकड़े कॉन्फिडेंस से फटाफट मोबाइल नंबर बोलने वाली नेहा की तस्वीर बार बार आ रही थी। उसे इस बात का एहसास हुआ कि शायद अगर नंदा और उसके पति पैसों का इंतज़ाम नहीं कर पाते तो इस होनहार बच्चे के टैलेंट को चाहकर भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। उसे समाज के ताने बाने भेदभाव पर घिन आ रही थी, लेकिन वो बेबस थी। रास्ता एक ही था कि किसी की स्कूटी वाली दीदी बन जाना, आसपास गौर से देखना और जो पॉसिबल हो वो करना। अगले दिन सुबह वो नंदा को अपनी स्कूटी पर लेकर स्कूल गई। नेहा के साथ बाकी होनहार बच्चों का हौसला बढ़ाने बहुत लोग आए थे। नंदा के लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं था। उसे इस बात की खुशी थी कि उसकी दिन रात की मेहनत बच्चे समझ रहे हैं। वो बस पूरे समय नेहा के बालों पे हाथ फेरकर उसे लाड कर रही थी। जाने से पहले स्कूटी वाली लड़की ने नेहा की क्लास टीचर से मिलने की इच्छा जाहिर की, जिन्होंने उसे इनवाइट किया था। इससे पहले वो नेहा से कह पाती, उसकी क्लास टीचर ने नेहा के पास आकर उसे शाबाशी दी और बोली, अच्छा तो आप है नेहा की स्कूटी वाली दीदी। नेहा पास जाकर स्कूटी वाली लड़की का हाथ पकड़कर कहती है, हाँ मैम, यही है मेरी स्कूटी वाली दीदी। नंदा दूर खड़ी नेहा और स्कूटी वाली लड़की को देखकर अपने सपने को जी रही थी।